हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ जिनका भी आगे CCC का एग्ज़ाम होने वाला है। आज की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लास कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना है या फिर अगस्त में होना है या फिर आगे आप CCC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप अगस्त के लिए कब पढ़ाएंगे या सितंबर के लिए कब पढ़ाएंगे, तो आप सभी को बता दें यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी जुलाई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगस्त एग्ज़ाम के लिए भी हैं और आगे सितंबर या अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, सबको देखना है, चाहे आपका जुलाई में है या फिर अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्न किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं। इन विच ट्रांसमिशन मोड ईच कैन कम्युनिकेट बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। दोनों कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, संचार तो आपस में कर सकते हैं, बट एक टाइम पर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ रियल टाइम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में सिंप्लेक्स दिया गया है, हाफ डुप्लेक्स दिया गया है, फुल डुप्लेक्स दिया गया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। अब आप सभी बच्चे बताएंगे इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जो भी क्लास से जुड़ चुके हैं आप सब क्लास को शेयर करते रहिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको शेयर करना है क्लास को ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसे आप हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे दो डिवाइस हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन रियल टाइम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो फुल डुप्लेक्स होता है तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों डिवाइस आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक साइड से होता है, एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है, एक साइड से ही ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी से संबंधित पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है डैश एक पूर्ण डुप्लेक्स का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। आपको क्या बताना है, फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल समझाना है। ऑप्शन में कीबोर्ड दिया गया है, ऑप्शन में टेलीफोन दिया गया है, ऑप्शन में CB रेडियो दिया गया है, ऑप्शन में रिपीटर दिया गया है। तो फुल डुप्लेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। अभी हमने समझाया था जहाँ पर दोनों तरफ से रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है उसी को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन अगर एक ही समय पर हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड से, तो फुल डुप्लेक्स होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं, जब आप टेलीफोन मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक ही समय पर दोनों एंगल से बात कर सकते हैं। इन दोनों साइड से आप जो है डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आप भी कुछ बोलेंगे और वो भी उसी टाइम पे कुछ बोल सकता है, दोनों को सुनाई देगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है फुल डुप्लेक्स। आपने वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा। वॉकी टॉकी जो होता है उसमें क्या होता है, आप बात तो दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं, बट एक समय में केवल एक साइड से। तो पहले डेटा का ट्रांसमिशन अगर आप बात कर रहे हैं तो इधर होगा, उसके बाद ओवर करना पड़ता है और फिर क्या होगा, इधर से ट्रांसमिशन इधर होगा। तो रियल टाइम में एक साथ दोनों बात करेंगे तो दोनों तरफ सुनाई नहीं देगा। तो पहले एक साइड से बात होगी फिर दूसरी साइड से बात होगी। तो बात दोनों तरफ से हो रही है, डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरह से हो रहा है लेकिन एक समय में एक ही तरफ से हो रहा है। तो ये जो वॉकी टॉकी है ये एग्जाम्पल किसका हुआ, हाफ डुप्लेक्स का हुआ। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, सब आपके
फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हुए। तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड और माउस की अगर बात की जाए तो कैसा हुआ, तो कीबोर्ड और माउस आपका सिंप्लेक्स हुआ। कैसा हुआ, ये सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन एक ही तरफ से होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होता है, बट एक समय में एक तरफ से ही होगा, और फुल डुप्लेक्स में एक समय में दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। एक कंप्यूटर नेटवर्क साझा करने की अनुमति देता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, ए एंड बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर बताएंगे कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या साझा करने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। फिर ऑप्शन सी करना पड़ेगा, दोनों ही आपका सही जवाब है। अगला सवाल का जवाब करना है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन था, कौन सा था, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा था। तो दुनिया का विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला नेटवर्क आपसे पूछा है। ठीक है, कौन सा था पहला नेटवर्क, आप सब जल्दी से जवाब करेंगे, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा ARPANET। सबसे पहला जो नेटवर्क बना वो ARPANET था। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET था। अब हो सकता है आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ARPANET को किसने डेवलप किया था, तो यूएस में डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ARPANET को बनाया गया था। यूएस में डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सबसे पहले ARPANET को तैयार किया गया था, जो केवल डिफेंस डिपार्टमेंट में ही एक नेटवर्क स्थापित करता था। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, यही दुनिया का पहला नेटवर्क है। इसके बाद फिर NSFNet बना। NSFNet का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसके बाद कुछ और नेटवर्क बने और फिर निर्माण हुआ इंटरनेट का, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्क का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ATM का अर्थ क्या होता है। ATM स्टैंड्स फॉर, ये एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं सवाल, बहुत सारे इस प्रकार से आपके ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा आपका सही जवाब। ओके, अगला सवाल है, इन विकल्पों में से सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है। अच्छा, नीचे कुछ नेटवर्क के नाम दिए गए हैं, इनमें सबसे सुरक्षित, सबसे सिक्योर कौन सा माना जाता है। ठीक है, मैन दिया गया है, सैन दिया गया है, बैन दिया गया है और VPN दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर एक होगा, बाकी सब गलत हैं। एक सही जवाब है, वो आप सबको बताना है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा VPN। देखिए, VPN का फुल फॉर्म भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है VPN, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। नहीं, ये हमारा जो नेटवर्क होता है VPN के थ्रू जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं, कुछ भी इंटरनेट पर कार्य करते हैं, तो वो कैसा होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सिक्योर माना जाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, कौन सा सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में है, प्रयोग में है। द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज टुडे इज लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैसिंटोस। तो सही जवाब आप सब जल्दी से बताइए, और जो अभी भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं, सबसे पहले आप सब लाइक करो क्लास को, और उसके बाद क्लास को शेयर करो अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में आपको शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको समय पर मिलते रहें। तो आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना। विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मोस्टली विंडोज का इस्तेमाल लोग करते हैं। आपके ईमेल के लिए PGP आपको अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए PGP एक प्रोटोकॉल है ना, और स्पेशली ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि PGP
प्रोटोकॉल किससे संबंधित है या किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। पीजीपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करके रख लेना है, प्रेटी गुड प्राइवेसी। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है, इनक्रिप्ट यहाँ पर होगा, सुरक्षा के लिए ये होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, तो यहाँ इनक्रिप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट मेल? तो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। आई होप आप सब इसका सही आंसर बताओगे। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होता है? सही जवाब हो जाएगा SMTP। कौन सा होगा? SMTP होगा। SMTP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका क्या होगा? फुल फॉर्म होता है। मेल को भेजने के लिए, मेल को अपलोड करने के लिए, है ना, SMTP का यूज होता है। मेल को रिसीव या डाउनलोड करने के लिए IMAP और POP3 का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। NEFT सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। इन विच ईयर NEFT सर्विस वाज स्टार्टेड? NEFT का मतलब क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र NEFT कब से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत कब से हुई? तो NEFT की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई। 2005 से आप NEFT कर सकते हैं। देखिए, NEFT से कुछ और भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जब आपको किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आजकल कई माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जिसमें से एक सबसे पॉपुलर है NEFT, है ना। आप NEFT करा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि NEFT कराने में मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए और मैक्सिमम कितना अमाउंट होना चाहिए। तो RBI के अनुसार इसमें कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम। आप 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम कितना भी भेज सकते हैं RBI के अनुसार, बट अलग अलग बैंकों ने इसकी लिमिट को सेट किया है। किसी ने 1 रुपये से लेकर और 10 लाख तक सेट किया है, किसी ने थोड़ा और कम ज़्यादा, है ना। लेकिन RBI के अनुसार कोई भी लिमिट यहाँ सेट नहीं की गई है। एक होता है आपका RTGS, ये NEFT हुआ, ठीक है, 2005 में आया। और RTGS कब आया? 2004 में आया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004 में आया। इसकी लिमिट सेट की गई है, कौन सी वाली? मिनिमम इसमें 2 लाख आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाख से कम अमाउंट अगर है तो आप RTGS नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम यहाँ पर 2 लाख होना ही चाहिए, या इससे ऊपर फिर आप कर सकते हैं RBI के अनुसार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। RTGS में पैसे रियल टाइम में पहुंच जाते हैं, बट NEFT में क्या होता है? इसमें बैच वाइज पैसे पहुंचते हैं। इसमें 30 मिनट का एक बैच होता है, 30 मिनट का एक बैच बनता है। तो हो सकता है जब आप NEFT करें तो किसी के अकाउंट में तुरंत पैसे ना पहुंचें, लेकिन 30 मिनट के समय अंतराल के बाद में पैसे पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बैच होता है 30-30 मिनट का, किसमें? NEFT के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप सबको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में हम कार्य नहीं करती है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य करती है? यहाँ पे नहीं करती है, ये गलत हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सवाल ही गलत लिखा गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट एक्ट, या नॉट नहीं लगाना है, ओके। एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब ये सवाल पूछा ये जा रहा है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो बतौर इनपुट एंड आउटपुट दोनों रूप में काम करती है, ये पूछा गया है। ये बाय मिस्टेक यहाँ टाइप करने में दिक्कत हुई है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? मॉडम हो जाएगा। देखिए, मॉडम की अगर हम बात करते हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह का कार्य करती है, इनपुट भी एंड आउटपुट भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है,
जो आपका मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है NEGP कब लॉन्च किया गया था? When was NEGP launched? तो इसे कब लॉन्च किया गया था NEGP को? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, जिनको पता है वो बताइएगा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है NEGP का फुल फॉर्म। और इसे कब लॉन्च किया गया था ये आप सबको बताना है। तो कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर बता सकते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 18 मई 2006 को इसे लॉन्च किया गया था। NEGP की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 को। अगला सवाल है, जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्नलिखित में से किस में लिखा जाएगा? भाई जिसको ईमेल प्राप्त करना है, देखो सवाल को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसको मेल प्राप्त करना है, ठीक है, यानी जिसके पास मेल भेजना है, समझो सवाल को। जिसको मेल प्राप्त करना यहाँ लिखा है, तो जिसको प्राप्त करना है उसका ईमेल कहाँ लिखा जाएगा? उसका ईमेल टू में लिखा जाएगा, तभी तो उसको प्राप्त होगा, तो टू में लिखा जाएगा। इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते थे कि जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल कहाँ पर लिखा जाएगा? तो टू में लिखा जाएगा। जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका कहाँ लिखा जाएगा? टू में लिखा जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो कौन सी फॉर्मेट में होता है? वो डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है। तो जो डेटा होता है कंप्यूटर के पास में एक्चुअल में वो क्या होता है, ये तो आप सब जानते हैं, वह डिजिटल डेटा होता है। कैसा होता है? डिजिटल डेटा होता है। और जो डिजिटल होगा वो क्या होगा? बाइनरी फॉर्म में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी हो जाएगा, यानी 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा हमारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ई अस्पतालों या डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है। ई हॉस्पिटल्स और डिजिटल हेल्थ इज प्रमोटेड बाई, किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो बहुत सिंपल है, आप सब बता सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ओके, अगला सवाल है, हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार क्या होता है? ठीक है, आपको बेस बताना है। किसका? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बताना है, कितने कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। तो आप सब जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और ए से लेकर एफ तक के लेटर होते हैं। तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ऑप्शन फिर यहाँ पर सी हो जाएगा। बेस कितना हुआ? 16 हुआ इसका बेस। आधार कितना होता है? 16 होता है इसका आधार। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बताओ, तो बाइनरी में 0 और 1 ही होते हैं, तो इसका कितना बेस हुआ? इसका बेस हुआ 2। अगर आपसे कहें ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस बताओ, तो ऑक्टल में 0 से 7 तक के अंक होते हैं, तो इसका बेस कितना हुआ? 8 हुआ, क्योंकि 0 भी काउंट करोगे। अगर आपसे कहें डेसिमल का बताओ, तो इसमें 0 से 9 तक के होते हैं, तो इसका बेस कितना हुआ? इसका बेस 10 हुआ। हेक्साडेसिमल का कितना हुआ? 16 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको करना है। आउटलुक एक्सप्रेस की बात यहाँ पर की गई है। क्या कोई ब्राउजर है? क्या कोई सर्च इंजन है? क्या कोई एडिटर है? क्या कोई ईमेल क्लाइंट है? तो क्या होगा इसमें आपका सही आंसर बताइए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। अगला सवाल है, ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी इन ईमेल? जब भी आप ईमेल करते हैं किसी को, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सीसी का ऑप्शन रहता है और एक बीसीसी का ऑप्शन रहता है। दोनों को समझाना है। पहले सीसी का आंसर यहाँ पे बताना है। क्या होगा? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जब हम किसी को मेल भेजते हैं और हमें अगर उसी मेल को किसी थर्ड पर्सन को भेजना होता है या 2, 4, 6 लोगों को भेजना होता है, तो हम उसका एड्रेस सीसी में डाल सकते हैं, ताकि एक कार्बन कॉपी बाकी भी लोगों के पास पहुंच जाए। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, इसके द्वारा भी हम यहाँ पे जो एड्रेस डालेंगे उन सबके पास मेल पहुँच जाएगा, लेकिन जिनके जिनके पास मेल पहुँचा होगा उन सबको केवल और केवल यही पता लगेगा कि मेरे पास मेल आया है, बाकी के पास नहीं भेजा गया है। इसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी उन सभी के एड्रेस शो नहीं किए जाएंगे। बट सीसी में अगर आप किसी को मेल करते हैं तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस सभी के दिखाई देंगे, जिनको जिनको सीसी के माध्यम से मेल भेजा उन सब के ईमेल एड्रेस वहाँ दिखाई देंगे। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे अलावा और किसको किसको इसकी एक कॉपी भेजी गई है। ये कार्बन कॉपी में होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कॉपी तो भेजी जाएगी बट ईमेल एड्रेस वहाँ मेंशन नहीं होगा, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये मेल और भी किसी को भेजा गया है। ये बीसीसी और सीसी में अंतर होता है, ठीक है। चलिए, अब पूछा गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। अभी अभी मैंने समझाया, आप सब बता सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल यूज होता है, तो 0 से 9 और ए से एफ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का क्या अर्थ होता है। डीएनएस का क्या मतलब होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, क्या होगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का क्या अर्थ होता है, आप जल्दी से समझाइएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम होता है, क्या होगा, ऑप्शन यहां बी हो जाएगा। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम और सिस्टम। 21 में आपसे पूछा है वाईफाई में फाई का क्या अर्थ होता है। वाईफाई में फाई का क्या मतलब होगा, तो वाईफाई का फुल फॉर्म बस आप बता दीजिएगा, आंसर आपको पता लग जाएगा। फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो फाई का मतलब यहाँ क्या होगा, फिडेलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट होगा। अब एक सवाल और यहाँ से बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो मिनिमम कितने कैरेक्टर का होता है ये आपको याद रखना है, 8 कैरेक्टर का होता है, और मैक्सिमम कितने का होता है, 63 कैरेक्टर का होता है। ये पासवर्ड से एग्जाम में सवाल पूछता है, तो आप सबको याद रखना है। अगला सवाल है 500 रुपीज़ के नोट का साइज कितना होता है। तो कमेंट बॉक्स में सभी को सही सही आंसर देना है, और आप सब कोशिश किया करो सही जवाब देने की, कोशिश करना है स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आपका मिले। 30 प्रश्न है तो 30 में 30 का स्कोर आप सबको करने की कोशिश करना है। जब डेली प्रयास करोगे तो निश्चित आप 30 में 30 का स्कोर करोगे। और स्कोर कैसे बढ़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास करना पड़ेगा। थ्योरी के क्लास जो हमने एप्लीकेशन पे पढ़ाए हैं वो आप देखिए, अगर आपने पैड वेस्ट लिया है तो। उसके साथ साथ में आप CCC बाईफा स्टडी पर मॉक टेस्ट भी करते रहिएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आप सबके लिए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा 66/150 mm² होता है, किसका साइज, 500 रुपये के नोट का साइज होता है। 66/150 मिलीमीटर स्क्वायर इसका साइज होता है। अगला सवाल है IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। तो जो IP पता होता है दो प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है और एक आपका IPv6 होता है। दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है। IPv6 की बात की जाए तो 128 का हो जाएगा और यह 32 का हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी IPv6। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ बी का मतलब क्या हुआ, वर्जन। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है जो 128 बिट का है, और वर्जन 4 है जो 32 बिट का है। कभी कभी बिट की जगह बाइट में पूछ सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, जब बाइट में पूछें तो आपको 8 से भाग कर देना है, क्योंकि 8 जो है ना, 8 से जब आप भाग करोगे तो क्या निकलेगा, बाइट निकल आएगा। कितने बाइट का होता है, तो यहाँ पर 4 बाइट निकल के आ जाएगा IPv6 का, और यहाँ पर 16 बाइट निकल के आ जाएगा IPv6 का, 4 का 4 बिट। ठीक है। ईमेल में कितने भाग होते हैं, ईमेल जो होता है, ईमेल एड्रेस जो होता है वो कितने भागों में बना होता है। तो अगर आप देखेंगे जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसमें एक बीच में सिंबल होता है जो @ का सिंबल होता है, और यहाँ पर आपका डोमेन नेम होता है। जैसे हो सकता है gmail.com हो, तो ये क्या है, होस्ट नेम कह सकते हैं, आपका डोमेन नेम कह सकते हैं। इसी पर आपका ईमेल जो है ना वो होस्ट किया गया है, जो अकाउंट आपका बना है वो इसी पर बना है। तो ये आपका मेन
डोमेन नेम हो गया है। अब इधर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, यूजर नेम होता है। आप जब ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आप अपना यूजर नेम सेट कर लेते हैं, जो भी आपको रखना है वो बना सकते हैं। पहले से वो किसी और का नहीं होना चाहिए। और आप जिस प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, अगर आपने gmail.com पे बनाया तो लास्ट में gmail.com होगा, अगर आपने yahoo पे बनाया तो yahoo.com होगा, अगर आपने किसी पर्सनल वेबसाइट पे बनाया तो उस वेबसाइट का नाम होगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें आपका पहला और दूसरा ये दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, और बीच में जो होता है ये @ का सिंबल होता है जो दोनों भागों को अलग करने का काम करता है। तो ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। OTP का पूरा नाम क्या होता है, OTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। जब भी आप कहीं लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के तहत एक OTP आपके नंबर पे आता है, जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर आता है। तो OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। कैसा पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। एक बार पासवर्ड आया उसका यूज आप कर सकते हैं, है ना, वो भी एक टाइम अंतराल के बाद। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर लो, एक समय अंतराल के बाद ही कर सकते हैं। और अगर आपका OTP मतलब आपने समय ज़्यादा कर दिया है, जो समय अगर आपका निकल गया तो OTP फिर वैलिड नहीं होगा और फिर दोबारा से OTP जनरेट करना पड़ेगा। तो OTP जो है ना वो वन टाइम के लिए होता है, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो फिर वो बेकार हो गया। तो वन टाइम पासवर्ड होता है। इससे सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट होता है, यानी सिक्योरिटी बढ़ती है। जैसे आपका जीमेल अकाउंट है और अगर आपने वहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखा है तो जब भी आप लॉगिन करेंगे अपना ID डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर एक OTP आपके नंबर पे आएगा जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। उस OTP को जब आप डालेंगे तभी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है OTP, इसे वन टाइम पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है ATM में पिन कितने डिजिट का होता है। जो आपका ATM का पिन होता है वो कितने अंकों का होता है। तो आप सब जानते हैं डेबिट कार्ड का यूज़ सभी बच्चे करते होंगे, पैसे निकालते होंगे, तो आपने कितने अंकों का पिन डाला होगा ये आपको पता होगा, है ना। तो कितना पिन होता है, कितने डिजिट का होता है, सभी बच्चे बता सकते हैं। सही जवाब होगा 4। पिन जो होता है वो ओनली 4 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड का या फिर ATM कार्ड आप कह लो 4 डिजिट का पिन होता है। अब डेबिट कार्ड से या ATM कार्ड से कुछ और भी सवाल हो सकते हैं एग्जाम में। और सवाल क्या हो सकते हैं, एक सवाल हो सकता है कि आपका जो ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है। तो याद रखना है 16 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड नंबर कितने अंकों का होगा, 16 अंकों का होगा। अब हो सकता है आपसे ये पूछें कि CVV नंबर कितने अंकों का होता है, तो CVV नंबर 3 डिजिट का होता है। आप देखोगे डेबिट कार्ड के बैक साइड में तो वहाँ पर CVV नंबर लिखा होता है, एक पट्टी होती है वहाँ पे लिखा होता है। क्या होगा फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकते हैं। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल SSS एग्जाम में बनता है, वो पूछ सकते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। क्या पूछेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने का होता है। तो वहाँ पर CVV 4 डिजिट का होता है। ये अंतर आपको थोड़ा समझना है। अगर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आता है तो 4 करना है, वैसे CVV 3 अंकों का होता है। और डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, 16 अंकों का होता है। लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी बताइए। देखो ये लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में काम करेगा, F5 होता है। केवल F5 आप प्रेस करते हैं तो नेविगेटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। F5 आपको दबाना होता है। बट अगर इम्प्रेस की बात करें तो वहाँ पर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करना होगा और उसके बाद में F5 दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और F5 ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में केवल F5 होती है, क्योंकि इम्प्रेस के अंदर आप देखोगे F5 से हम क्या करते हैं, स्लाइड को शो कर सकते हैं। स्लाइड शो करानी है तो F5 दबाना पड़ेगा। तो यहाँ नेविगेटर के लिए क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट F5 कर दिया गया। अगला सवाल 28 कहता है स्विफ्ट कोड को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आप स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसकी कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। टू ओपन द अकाउंट ओपन करने में, टू सेंड मनी टू एन अकाउंट इन द होम कंट्री, फॉर सेंडिंग मनी अब्रॉड या नन ऑफ दीज। तो अगर हमें पैसे अब्रॉड भेजने हैं, दूसरी कंट्री में भेजने हैं, विदेश में पैसे भेजने हैं या वहाँ से पैसे मंगाने हैं आपको अपने अकाउंट में, तब स्विफ्ट कोड हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्विफ्ट कोड का। कब इसकी आवश्यकता पड़ती है? जब आप पैसा किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं या किसी दूसरी कंट्री से आपके अकाउंट में पैसा आता है, तब इस स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड, कौन सा है? SBI, RBI, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक। तो सभी तो यहाँ पे बैंक हैं, बट एक कैसा है? एक आपका रिजर्व बैंक है। ऑप्शन बी यही आपका विषम हो गया, रिजर्व बैंक। डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है? जब आप किसी मेल को डिलीट करते हैं तो कहाँ पर स्टोर होगा? जैसे आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, ऐसे किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाता है? वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। और 30 डेज तक डिलीट किया हुआ जो आपका मेल है वो ट्रैश फोल्डर में रहता है, 30 दिनों तक वहाँ पर रहता है। ये सवाल भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन, आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं या जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको क्लास कैसा लगा है। आप डेली मॉक टेस्ट करते रहिएगा। मॉक टेस्ट आप www.cccbyfish.com पर कर सकते हैं। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप CCC स्टडी पर CCC का पैड बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी पैड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी अपना फॉर्म 30 जून तक अप्लाई कर देंगे उनका पेपर अगस्त में होगा। तो अगस्त के लिए हमने फतेह बैच 8.0 लॉन्च किया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। शाम 6 बजे अगस्त बैच की क्लास होती है, आप अगस्त बैच में आ सकते हैं। वहाँ पर CCC का कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ाते हैं। मात्र अभी 299 में ही बैच आप ले सकते हैं 30 जून तक। इसके बाद ये ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा, है ना। ये वो प्राइस है जब बैच को लॉन्च किया था उस समय था, वही प्राइस आज हमने आपको दिया है। 30 जून तक 299 में बैच को आप ले सकते हैं। बैचेस का प्राइस होता है 799 का, जो 399 में आप सबको दिया जाता है। जो साथी अपना फॉर्म जुलाई में भरना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा? उनका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। और आपके लिए बैच 1 जुलाई को लॉन्च करेंगे तो आप उस बैच में फिर आ सकते हैं जो भी अपना फॉर्म जुलाई में भरेंगे या फिर सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। बट जिनको जल्दी एग्ज़ाम देना है तो 30 जून तक फॉर्म आपको भर देना है और अगस्त बैच आपको बाय कर लेना है। लाइव क्लास शाम 6 बजे, बाकी रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर मिलती हैं जो थ्योरी के क्लास होते हैं, और अदर यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलती हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, वो सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। जितने क्लास आपके छूटे हैं जो पहले हो चुके हैं वो भी क्लास यहाँ पर सब अवेलेबल हैं, सारे क्लास आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।